नमस्कार साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गेट यूर एम नाउ में। मैं सुभाष लश्करी फिर से हमारे सिविल सर्विस रूल्स को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में एफआर एंड एसआर मतलब फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस श्रृंखला में 3 से 4 वीडियोस बनाने की मुझे गुजारिश की गई है मेरे साथियों द्वारा। जो मेरे व्यूवर्स है उनकी भी कुछ रिक्वेस्ट थी, तो उनके रिक्वेस्ट को मैं ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसका कंटेंट पसंद आता है, तो अपने साथियों में शेयर करिए। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से आपके ही किसी साथी का फायदा हो जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय समिति या बाकी भी कोई डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उनको इसका फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, When did the fundamental rules came into force to all government servant? भारत में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल रूल्स जो थे वो कब से प्रभावशाली किए गए थे? एंड ऑप्शन नंबर ए 15/8/1947, ऑप्शन नंबर 2 11/1922, ऑप्शन नंबर 3 26/1960 एंड ऑप्शन नंबर डी 26/1/1950। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 11/1922। ये अंग्रेजों के जमाने से हमारे एफआर रूल्स चल रहे हैं। इसी से संबंधित है अगला प्रश्न। द फंडामेंटल रूल्स बिकेम एप्लीकेबल टू डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सनल विद इफेक्ट फ्रॉम। हमारे भारतीय शासन ने फंडामेंटल रूल्स को एप्लीकेबल किया था खास करके डिफेंस डिपार्टमेंट पर्सनल के लिए, और वो कब से प्रभावशाली हुआ था? उनको चॉइस दी गई थी कि एक विशिष्ट तारीख तक वो अपने आप को इसमें चेंज कर ले एफआर रूल में, अदरवाइज पुराने उनको अगर वो चॉइस नहीं करते हैं तो इफेक्टिवली वो इधर उसमें आ जाएंगे। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है 1 जुलाई 1976, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1976, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1972 एंड ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 2003। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/7/1976। एक साथ 1 जुलाई 1976 को उनको फंडामेंटल रूल्स में शिफ्ट करने का मौका दिया गया था। ये 30 सितंबर तक लागू था। जिन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया उनको 30 सितंबर के बाद एफआर रूल में कन्वर्टेड माना गया। तो हमारा अगला सवाल है, What are the matters for which powers cannot be redelegated by the administrative ministries to the subordinate authorities under FR? ये FR 7 के अंतर्गत रीडेलीगेट अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ने कुछ पावर्स दी थी, पर निम्नलिखित में से कुछ पावर्स उनको नहीं दी गई थी। यहाँ पे ये कैनॉट इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में उनको कौन सी पावर नहीं दी गई थी वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिएशन ऑफ पोस्ट, नई पोस्ट बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑफ लॉसेस, अगर कोई लॉस हो गया तो उसको राइट ऑफ कर देना। ऑप्शन नंबर सी reappropriation exceeding 10% of the original budget provision by electronic form, तो 10% बजट से ज्यादा रीअप्रोप्रिएट कर देना है। तो ये सारे अधिकार उनको क्या दिए गए थे? क्या किसे जो रीडेलीगेट अथॉरिटीज है, जो पावर को रीडेलीगेट किया गया था, तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को क्या ये अधिकार है एफआर के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। मतलब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ना पोस्ट क्रिएट कर सकती है, ना राइट ऑफ कर सकती है लॉसेस को, ना ही रीअप्रोप्रिएशन कर सकती है। हमारा अगला सवाल, हु हैज द पावर्स ऑफ इंटरप्रीटिंग द फंडामेंटल रूल्स? एफआर रूल को इंटरप्रीट करने का अधिकार भारतीय संविधान के हिसाब से किसे है? ऑप्शन नंबर ए सी एंड ए एजी ऑडिटर जनरल, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
भारत के राष्ट्रपति महामहिम जी को यह अधिकार है कि वो फंडामेंटल रूल्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच अलाउंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। जो प्रतिपूरक अलाउंस है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउंस प्रतिपूरक अलाउंस बोल के नहीं माना जाता? ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये तो स्वयं में ही प्रतिपूरक अलाउंस है, प्रतिपूरक अलाउंस है। ऑप्शन नंबर बी, बैड क्लाइमेट अलाउंस, जो कि आप जानते होंगे हार्श स्टेशन में, खास करके जैसे लेह लद्दाख है या कारगिल जैसे कुछ जहाँ पे वेदर बहुत खराब होता है, बैड क्लाइमेट है, वहाँ के लिए एक स्पेशल अलाउंस होता है, तो उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस तो नहीं मानते। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट अलाउंस, एंड ऑप्शन नंबर डी, सम्प्यूटरी अलाउंस। अब ये थोड़ा जानेंगे हम, सम्प्यूटरी अलाउंस क्या होता है। सम्प्यूटरी अलाउंस खास करके सेना में या उस डिपार्टमेंट में दिया जाता है जहाँ पे वर्दी या आपके रख रखाव को इम्पोर्टेंस है। जैसे सेना में आपको पता होगा मूछें बढ़ाने के लिए और मूछों की मेंटेनेंस करने के लिए भी अलाउंस होता है, तो वो अलाउंस कहलाता है सम्प्यूटरी अलाउंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम्प्यूटरी अलाउंस को कॉम्पेंसेटरी अलाउंस में नहीं माना जाता। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता। अब जिसकी मूछें बढ़िया हैं वही मूछें मेंटेन करेगा, तो ये उस लिए दिया जाता है सम्प्यूटरी अलाउंस, तो इसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस नहीं माना जाता। हमारा अगला सवाल, fill up the blank with the correct word from the options given below. तो सवाल है, lian means the fill up of a government servant to hold a post to which he has been appointed on a regular basis. मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का लियान का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी, डेजिग्नेशन, ऑप्शन नंबर सी, टाइटल, एंड ऑप्शन नंबर डी, पोजीशन। And the right option is of this question is option number C, title. Lian means the title of a government servant to hold a post to which he has been appointed on a regular basis. वो जिस पोस्ट के लिए रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, उस पोस्ट को होल्ड करने का उसका टाइटल ये लियान कहलाता है। हमारा अगला सवाल, फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे with the sanction of the government from. फॉरेन सर्विस में का मतलब क्या होता है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी कहां से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, ऑप्शन नंबर सी, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, एंड ऑप्शन नंबर डी, एनी सोर्स अदर देन द अबव। एंड द राइट आंसर इज एनी सोर्स अदर देन द अबव। मतलब ना उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ना स्टेट में से, ना यूनियन टेरिटरी में से सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी दूसरे फॉर्म से होगी। ऑप्शन नंबर ए, हमारा अगला सवाल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन्स अ लियान एक्वायर्ड ऑन अ पोस्ट ड्यूरिंग। मतलब कोई सरकारी कर्मचारी लियान को रख सकता है निम्नलिखित में से किस बातों में? ए, सस्पेंशन, बी, फॉरेन सर्विस, सी, the period of leave, and D, all the above. And the correct option is all the above. मतलब वो सस्पेंशन पे भी अगर है तो उसका लियान कायम रहेगा, वो फॉरेन सर्विस में भी है तो भी उसका लियान कायम रहेगा। हमारा अगला सवाल, lien of a government servant to a post shall not be retained when. निम्नलिखित में से किस स्थिति में लियान कायम नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर ए, he proceeds on immediate absorption outside his cadre, अगर वो अपने कैडर को छोड़ के दूसरे इसमें जाता है तो। ऑप्शन नंबर बी, ऑन डेप्यूटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड, जो उसको डेप्यूट किया गया था उससे बाद में। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नॉर बी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऊपर के दोनों ही सूरतों में उसका लियान कैंसिल हो जाएगा, वो लियान पे नहीं रहेगा अगर वो दूसरे कैडर में जाता है और उसका डेप्यूटेशन अगर खत्म हो जाता है तो। हमारा अगला सवाल, ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द पोस्ट विच इज एलिजिबल टू गेट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। निम्नलिखित में से किस पोस्ट को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल स्टाफ ऑफ सेंट्रल सर्विसेज अदर देन CGHS सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी, फार्मासिस्ट। And the right answer is medical staff of central services other than CGHS services. मतलब अगर कोई डॉक्टर है
पर वो सीजीएचएस में नहीं है तो उस दौरान उसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलेगा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। पर अगर वो सीजीएचएस में है तो उसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलता। हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द पीरियड्स मेंशन बिलो आर ट्रीटेड एज ड्यूटी? निम्नलिखित में से ड्यूटी में कौन से पीरियड आते हैं? ये एफआर रूल्स में इसकी व्याख्या की गई है ड्यूटी की। तो ड्यूटी मतलब क्या? ए, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी का कर्मचारी है और उसकी ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट से पहले ही होती है तो वो। ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट ऑफ एनफोर्स्ड हॉल्ट्स, अगर किसी को जबरदस्ती रोका गया है तो। ऑप्शन नंबर सी, अटेंडिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबाउ। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबाउ। मतलब उपरोक्त सभी बातों में उसको ड्यूटी माना जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड हो अपॉइंटमेंट से पहले का, या उसको जबरदस्ती रोका गया हो, या वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में माना गया है तो उसको ड्यूटी पे मानते हैं। हमारा अगला सवाल, द सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन फॉरेन सर्विस इज पेड फ्रॉम। फॉरेन सर्विस में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसकी सैलरी कहां से होती है? ऑप्शन नंबर ए, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, foreign employer with the sanction of the government. Option number C, the consolidated fund of a state. And option number D, the consolidated fund of a union territory. जब भी हमने दूसरे एक सवाल में देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो फॉरेन सर्विस में है उसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या यूनियन से नहीं होती, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एम्प्लॉयर विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। उसकी सैलरी फॉरेन एम्प्लॉयर से होगी पर उसको गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है। हमारा अगला सवाल, सब्सटेंशियल पे डज नॉट इंक्लूड। सब्सटेंशियल पे में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें या सभी बातें नहीं आती? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल पे। ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल पे। ऑप्शन नंबर सी, इमोलमेंट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबाउ। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबाउ। सब्सटेंशिएटिव पे में ना स्पेशल पे आता है, ना पर्सनल पे आता है, ना इमोलमेंट्स आते हैं, जिसको कि गुजारा भत्ता भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल, अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ड्रॉइंग अ बेसिक पे इन लेवल 10 at 67,000 during April 2017. What is quantum of NPA for that month? उसका अगर वो पे बैंड 10 में है, 67,000 बेसिक है, तो उसका एनपीए का अमाउंट क्या होगा, उसका और उसके एम्प्लॉय का शेयर मिला करके? इसके ऑप्शन है 16,750, ऑप्शन नंबर बी 13,400, ऑप्शन नंबर सी 10,050 रुपीज एंड ऑप्शन नंबर डी 8,040 रुपीज। तो इसका सही आंसर है 16,750, ऑप्शन नंबर ए, ये उसका एनपीए का शेयर होगा। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ लियान व्हेन अपॉइंटेड टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल कोर्स? अगर कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ लियन का कितना टाइम रहता है, मतलब कितने दिनों के लिए वो पोस्ट को लियान कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 4 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी 2 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी 5 इयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 6 इयर्स। सो द सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 इयर्स। 2 साल तक उसको लियान रोकी जाती है। हमारा अगला सवाल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग पे ऑफ 53,600 was transferred from level 7 to level 6 on 1/4/2016 at his own request. That is important. At his own request, fix his pay in level 6. अगर कोई कर्मचारी अपने से नीचे की लेवल में जाता है उसकी खुद की रिक्वेस्ट से, तो उसके पे फिक्सेशन में अगर उसको नए फिक्सेशन से सैलरी मिल रही है तो उसके पे फिक्सेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 53,600, ऑप्शन नंबर बी 52,000, ऑप्शन नंबर सी 55,200 एंड ऑप्शन नंबर डी 50,000 एंड द राइट आंसर इज 53,600। देयर इज नो चेंज इन हिज पे। अगर वो अपने लेवल से नीचे की भी लेवल में अगर जाता है
तो अगर उसका पे फिक्सेशन हो चुका है तो उसकी सैलरी कम नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल ये भी उस वैसा ही सवाल है। मिस्टर एक्स होल्डिंग अ पोस्ट इन लेवल 9 and drawing pay of 71,300 on 1/2/2017 was transferred to level 8 at his own request on 15/4/2017। मतलब एक व्यक्ति है जो 1 फरवरी को जिसकी सैलरी 71,300 है और वो लेवल 8 से लेवल 7 से लेवल 8 में, वेट अ मिनट, वो लेवल 9 से लेवल 8 में आता है, मतलब खुद को कम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी सैलरी क्या रहेगी? 71,300 रहेगी, जो कि उसकी 1/2/2017 में थी, पर 15/4/2017 को क्या रहेगी? ऑप्शन नंबर ए 72,100, ऑप्शन नंबर बी 68,300, ऑप्शन नंबर सी 70,000 प्लस 1,300, ऑप्शन नंबर डी 74,300। मैंने जैसे कि पिछले स्लाइड में बताया, पे फिक्सेशन हो जाने के बाद सैलरी कम नहीं होती, भले ही पे लेवल चेंज हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 71,300 मीन्स 70,000 प्लस 1,300। हमारा अगला सवाल, indicate the rule under which a government servant may be required to subscribe to a provident fund। किस रूल के अंतर्गत गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड को सब्सक्राइब करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए FR14B, ऑप्शन नंबर बी FR16, ऑप्शन नंबर सी FR14A एंड ऑप्शन नंबर डी FR11। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी FR16। FR16 में क्लियर दिया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको प्रोविडेंट फंड को लेना ही है। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस ऑकर्स अंडर FR17A। फंडामेंटल रूल 17A के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा खंडित होती है, इंटरप्शन आ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें कम हो सकती या छीनी जा सकती है उससे उस वर्ष में? ऑप्शन नंबर ए क्वासी परमानेंसी, ऑप्शन नंबर बी LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, ऑप्शन नंबर सी एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर विच अ मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी को डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठना और उसके लिए 5 साल चाहिए, पर उस दौरान उसकी सर्विस अगर ब्रेक हुई हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर सर्विस ब्रेक है तो उसकी कौन सी चीजें छूट जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव। उसको उपरोक्त की सारी बातों का उसका लॉस हो जाएगा, ना उसको LTC मिलेगी, ना उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम में वो बैठ पाएगा, और उसकी परमानेंसी में भी खतरे में आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सेवा कभी खंडित नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में। हमारा अगला सवाल, Who has the power to condone the unauthorized absence under FR17A? FR17A के अंतर्गत किसको ताकत दी गई है, पावर दी गई है कि अगर अनऑथोराइज एब्सेंस है तो उसको ठीक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी हेड ऑफ द ऑफिस। तो इसका सही आंसर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एब्सेंस रेगुलराइज करने का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला सवाल, अंडर विच रूल इज पे फिक्सेशन डन व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोमोटेड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट इन्वॉल्विंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब पे फिक्सेशन में कौन सा रूल लागू होता है अगर कर्मचारी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाता है, तो उस वक्त कौन सा रूल पे फिक्सेशन में लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए FR21, ऑप्शन नंबर बी FR21IA1, ऑप्शन नंबर सी FR19 एंड ऑप्शन नंबर डी FR20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी FR22IA1। इसके अंतर्गत उसकी पे फिक्सेशन की जाती है। हमारा अगला सवाल, A government servant drawing pay of 66,000 in level 8 was promoted to level 9 on 1/3/2017 to a post involving higher responsibility. Fix his pay in level 9. हाँ,
यहाँ थोड़ा ध्यान देने लायक बात है, अगर अपनी लेवल से ऊपर की लेवल में वह व्यक्ति जाता है तो उसका वो जिस लेवल में जाएगा उस लेवल का पे फिक्सेशन होगा। अब यहाँ पे यह व्यक्ति आई है 66,000 के पे लेवल से, पे बैंड से, तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, और वो सैलरी बढ़ेगी तो कितनी? ऑप्शन नंबर 1 ए 68,000, ऑप्शन नंबर बी 67,200, ऑप्शन नंबर सी 66,000 एंड ऑप्शन नंबर डी 69,200। पे लेवल 8 और पे लेवल 9 में जो डिफरेंस है वो 3,200 का है, तो इस सूरत में उसको सैलरी जनरेट होगी 69,200। हमारा अगला सवाल, मिस्टर एक्स drawing pay of 60,400 in level 7 was promoted to a post involving higher responsibilities in level 8 on 10/4/2017, fix his pay। तो ये उपरोक्त सवाल की जैसा है। ऑप्शन नंबर ए 64,100, ऑप्शन नंबर बी 62,200, ऑप्शन नंबर सी 66,000 एंड ऑप्शन नंबर डी 60,400। तो इसका सही आंसर है 62,200। उसको 1800 की बढ़त होगी और वो अगले पे बैंड में जाएगा। हमारा अगला सवाल, एन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ड्रॉइंग पे ऑफ 70,000 इन लेवल 8 was promoted as account officer in level 9। अकाउंट ऑफिसर जो पहले असिस्टेंट था वो अकाउंट ऑफिसर के लेवल 9 में गया है ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। तो सब्सिक्वेंटली ही वाज रिवर्टेड टू अ लोअर पोस्ट, वो जाने के बाद वापस से लोअर पोस्ट में आ गया एज AAO ऑन 1/8/2017। व्हाट इज हिज पे ऑन 1/8/2017? तो उसकी रिवर्जन में रिटर्न आने के बाद पे क्या होगा, क्या सैलरी होगी? उसकी सैलरी 70,000 थी, वो लेवल 9 में गया था, अब वो वापस से लेवल 8 में आ गया है, तो क्या सैलरी रहेगी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे 72,100, 70,000, 73,400 एंड ऑप्शन नंबर डी 71,300। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 72,100। मतलब वो नए इसमें पे फिक्सेशन हो गया था तो उसको 72,100 सैलरी मिलेगी। और आज का आखिरी सवाल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग पे एट 35,900 इन लेवल 5 was promoted to a higher post in level 6 on 1/4/2016। When will he be entitled to his next increment? उसका प्रमोशन 1 अप्रैल को हुआ है तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लागू होगा? अगर उस डिपार्टमेंट में इंक्रीमेंट जनरली हमारे यहाँ 2 बार लागू होते हैं, एक तो जुलाई में और एक जनवरी में। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए 1/7/2016, ऑप्शन नंबर बी 1/4/2017, ऑप्शन नंबर सी 1/1/2017, ऑप्शन नंबर डी 1/7/2017। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2017। मतलब अगर वो 1/4/2016 में भी नए पोस्ट में प्रमोट हुआ होगा तो भी उसको इंक्रीमेंट लागू होगा 1/1/2017 से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, like and share my channel Gyan with your friends and your colleagues and press the bell icon. Thank you.